हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रन यूट्यूब चैनल। 12th फिजिक्स से रिलेटेड इस वीडियो सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th का चैप्टर नंबर 2 है गाउस और उसके गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसमें बहुत सारे डेरिवेशन इस चैप्टर में दिए हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं वे डेरिवेशन कवर करने वाला हूं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस में प्रॉब्लम है, वे सीखना चाहते हैं आप, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, जिससे आपको डेरिवेशन से रिलेटेड जो छोटी छोटी सी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पहला डेरिवेशन हम करने वाले हैं कौन सा? वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो एक समान आवेशित वलय दे रखी है जिस पर कुल आवेश कैपिटल Q है और उसके अक्ष पर x दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। वलय को रेखीय आवेश, सतत रेखीय आवेश वितरण माना जा सकता है। तो अगर वलय की त्रिज्या कैपिटल R है तो वलय की कुल परिधि कितनी हो गई? 2 पाई r। मतलब अगर Q आवेश उसको दिया गया है तो वो 2 पाई r लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो एकांक लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश बटा कुल लंबाई, यानी कि Q बटा 2 पाई r। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई Q बाई 2 पाई r। अब हम x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। देखिए, इस बिंदु पर मान लो मुझे गणना करनी है जो इसके अक्ष पर है, तो मैं यहाँ पर एक dl लंबाई का छोटा सा अंश ले लूंगा जिसका आवेश कुछ dq होगा, और ऐसे छोटे छोटे लंबाई के मिलाकर पूरी वलय बन जाएगी। ये वलय ऐसे है, ठीक है, जिसका अक्ष बोर्ड के समानांतर है। तो ये dl लंबाई का जो dq आवेश है वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में रखेगा, क्योंकि ये धन आवेश है। इस परीक्षण धन आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, ठीक है। अगर ये कोण थीटा माना तो ये कोण भी थीटा होगा। इस अनुसार इसका एक घटक होगा क्षैतिज घटक E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा E sin थीटा। जो ये हमने dq माना, सेम इसी तरह का एक टुकड़ा यहाँ होगा जो इस दिशा में E वेक्टर लगाएगा सममिता से। उसका ऊपर का घटक E sin थीटा होगा और इधर का घटक E cos थीटा होगा। तो हर ऊपर का जो टुकड़ा मानेंगे उसके सममित नीचे वाला भी एक टुकड़ा उपस्थित होगा जो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत रखेगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इससे ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल क्षैतिज दिशा में होगी। तो दिशा हमें पता चल गया। परिमाण की गणना करते हैं तो परिमाण E cos थीटा हर टुकड़े की वजह से आएगा। तो सबसे पहले इसकी वजह से अगर हम E वेक्टर देख लें तो वो क्या आएगा? cos थीटा अलग से लिख देंगे तो E आ जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। अगर इसको बिंदु आवेश माने तो इसका आवेश तो छोटा सा dq है और इनके बीच की दूरी, अगर ये x है ये r है, तो ये दूरी कितनी हो गई? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। तो k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगी। अब dq को क्या लिख सकते हैं? मैं क्या कह रहा हूं कि एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है, तो dl लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा? लैम्डा dl। तो लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस छोटे से dq आवेश की वजह से इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? q बटे 2 पाई r, क्योंकि कुल आवेश q है। तो अगर उसके पदों में लिखना चाहे तो q अपॉन 2 पाई r लिखें, और लैम्डा के पदों में ही लिखना चाहे तो लैम्डा ही इसको रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जो E फाइनल बनेगा हमारा E नेट, वो क्या बनेगा? E cos थीटा का इंटीग्रेशन पूरे dl में। तो E तो ये है हमारा k लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा क्या है हमारा? आधार बटे कर्ण। तो ये थीटा है तो इससे संबंधित इससे जुड़ी हुई लाइन आधार आ जाएगी और ये कर्ण, तो x बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x बटे अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा और समाकलन आएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर आ गया k लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 यहां से और 1/2 यहां से 3/2, और इंटीग्रेशन dl और आ जाएगा। इंटीग्रेशन dl यानी कि इस वलय की लंबाई कुल, और कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई r, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई r। लैम्डा इंटू 2 पाई r को मैं क्या लिख सकता हूं? q, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन के आ गया वलय की किसी बिंदु पर, वलय की अक्ष पर किसी
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लैम्बडा और 2 पाई आर को मिलाकर तो मैंने क्या लिख दिया q, बाकी बचा x, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा टोटल मिलाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। अब मान लो मैं वलय के केंद्र पर निकालना चाहता तो x की जगह 0 लिखता, x की जगह 0 लिखते ही ऊपर 0 यानी कि वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अगर मैं बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित बिंदु के लिए निकालता यानी कि जिसमें x त्रिज्या से बहुत बड़ा हो तो r स्क्वायर x की तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो x स्क्वायर की घात 3/2 कितना होगा x क्यूब, जो x से कट के x स्क्वायर बनाएगा। तो फाइनल क्या रिजल्ट आएगा E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, यानी कि बहुत दूर स्थित बिंदुओं के लिए जो ये वलय है ये एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करने लगेगी और ऐसा लगेगा कि जो पूरा Q आवेश है इस वलय के केंद्र पर ही रखा है और उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा KQ बाई x स्क्वायर। अदरवाइज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो ये हो गया हमारा वलय के कारण, एक समान आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ओके, अब इसी चैप्टर के सेकंड डेरिवेशन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें है अनंत लंबाई के आवेशित तार से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ये हमें किसकी सहायता से करना है, गाउस के नियम की सहायता से ये निकालना है। तो इस डेरिवेशन के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी करनी है और दूसरा पोर्शन हमें परिमाण के बारे में जानकारी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बताऊं तो देखो, ऊपर एक बिंदु ले लें, नीचे एक बिंदु ले लें, इसका एक घटक इधर होगा, इसका एक घटक इधर होगा, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक कट जाएंगे और ये घटक जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये अपरिमित लंबाई का तार है इसलिए कोई भी बिंदु ले वो हमेशा मध्य में ही होगा। उसके ऊपर जितना तार होगा नीचे उतना तार माना जा सकता है। अगर अपरिमित लंबाई का नहीं होता तो फिर ये वाला फॉर्मूला डिराइव हम नहीं कर सकते थे, फिर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता। खैर अभी अनंत लंबाई का तार है तो इसे मध्य में माना जा सकता है। तो ऊपर वाले जितने घटक नीचे वाले आएंगे, नीचे वाले उतने ही घटक ऊपर आएंगे, तो ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल क्या बच जाएगा, क्षैतिज घटक। तो ये तो हमें क्लियर है कि इसकी दिशा तो क्षैतिज में ही आएगी। अब ये धनावेश है तो बाहर की ओर आएगी और ऋणावेश है तो अंदर की ओर आएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो यूं खींचता, तो उसके एक घटक इधर बाईं ओर होता, एक घटक ऊपर होता, ऊपर का कटता, बाईं ओर वाला जुड़ता। तो डायरेक्शन वाइज तो हम कंफ्यूज नहीं हैं। अब हमें केवल क्या निकालना है, परिमाण। और अब हम परिमाण निकालेंगे गाउस के नियम की सहायता से। तो उसके लिए गाउस का नियम लगाने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है जिसमें आवेश का वितरण सममित हो। तो मैं एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया जिसके पृष्ठ पर ही वो बिंदु स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या x है क्योंकि हमें x दूरी पर निकालनी है। और मान लो इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की ऊंचाई l है। कितनी है बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की ऊंचाई l। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फ्लक्स की परिभाषा का यूज करूं तो फ्लक्स की परिभाषा होती है कि फाई बराबर एनक्लोज्ड E इंटू dA। ठीक है, जो फाई होता है वो क्या होता है, E डॉट dA होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही क्या बनता है, E वेक्टर। तो फाई बनता है। तो ये फाई पहले इस फॉर्मूले से निकालें तो इसके अंदर एक पृष्ठ तो ये बन रहा है, एक पृष्ठ ये बन रहा है और एक वक्र पृष्ठ बन रहा है। तो इस पृष्ठ की बात करें, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर है और E वेक्टर लगातार इस दिशा में है। तो ऊपर E वेक्टर और A वेक्टर इधर, यानी यह पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो E वेक्टर के लंबवत है। तो E डॉट dA में जो EA cos थीटा आता है वो थीटा 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने की वजह से इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर आएगा, E वेक्टर इस दिशा में है, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी 0 हो जाने वाला है। तो केवल ये वक्र पृष्ठ बचेगा। उससे निकलने वाला
जो फ्लक्स आएगा वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश तल के बाहर ई वेक्टर भी इसी दिशा में, तो दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री। तो जो फाई आएगा वो आएगा E इंटू डी ए। ई मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, कोण 0 डिग्री है तो ई ए कोस 0 1 हो गया, तो E इंटू ए लिखना रह गया। ए यानी कि इस बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एल, यानी कि यहाँ r की जगह x है तो 2 पाई x इंटू एल। ये इस एनक्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हो गया। अब गाउस का नियम अगर लगाया जाए तो गाउस के नियम के हिसाब से जो फाई आता है वो एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो बटे एप्सिलॉन 0 आता है। तो इसके अंदर चार्ज तो केवल यही है, L लंबाई का तार है। हम जानते हैं कि एकांक लंबाई के तार का आवेश है लैम्डा, तो L लंबाई के तार का आवेश कितना हो गया लैम्डा L, तो Q इनसाइड तो ये हो गया बटे एप्सिलॉन 0। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन से अगर मैं फाई को इक्वल कर दूं तो E डॉट 2 पाई XL इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू देखो क्या आ गई, L से L कट गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं मैं इसे, तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू x। अब ये 1/4 है, पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू k है, क्या है k, यानी E वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की आ जाएगी वैल्यू 2k लैम्डा बटे x। यानी कि अगर अनंत लंबाई के चालक तार से x दूरी पर कोई बिंदु लिया जाए तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्डा अपॉन x होती है। अगर लैम्डा धनात्मक है तो बाहर की ओर और लैम्डा ऋणात्मक है तो अंदर की ओर। x जैसे जैसे बढ़ेगा E का मान घटता जाएगा और लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा E का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, बहुत दूरी पर जाके E 0 हो जाएगा और बहुत पास आएंगे तो E बहुत ज्यादा होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम और तीसरे तरह का डेरिवेशन करते हैं। इसमें हमने खोखला आवेशित गोला लिया है और उसके अलग अलग बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक गोला लें तो उसके लिए 3 प्रकार के बिंदु होते हैं, एक गोले के अंदर, एक गोले के बाहर और एक गोले पर। तो तीनों प्रकार के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करें, आओ सीखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। अब खोखला गोला है यानी कि अंदर कोई द्रव्यमान ही नहीं है और हम जानते हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता। आवेश के बिना द्रव्यमान रह सकता है लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश कदापि नहीं रह सकता। तो अंदर अगर द्रव्यमान ही नहीं है, खोखला गोला है, तो अंदर आवेश होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो देखिए, मान लो मैं इस बिंदु पर जो कि आंतरिक बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहता हूं, तो मैं एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी, जहां स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गाउस के मतलब जो फाई की परिभाषा है, फाई बराबर E डॉट डी है, उसके हिसाब से फाई का फॉर्मूला होगा E इंटू ए, है ना, केवल a 4 पाई r स्क्वायर जो बाहर की ओर होगा, E भी बाहर की ओर होगा, तो दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है, E a cos 0 यानी E इंटू ए, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ये तो फ्लक्स की परिभाषा से। और अगर हम गाउस का नियम लगाएं तो गाउस का नियम क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अंदर की तरफ बंद आवेश या इनसाइड का जो आवेश है बटा एप्सिलॉन 0। तो अंदर की तरफ आवेश कितना है, इसके अंदर 0 बटा एप्सिलॉन 0 यानी कि 0। तो इधर से फाई आया, इधर से भी फाई आया, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, मतलब E आ गया 0। इससे ये निष्कर्ष तो निकल गया कि एक खोखला आवेशित गोला अगर ले लिया जाए तो उसके आंतरिक बिंदुओं पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अब हम पृष्ठ के बिंदुओं और बाहर स्थित बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर एक पृष्ठ का बिंदु मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से फाई का जो फॉर्मूला जाएगा वो E डॉट डी ए। ए वेक्टर भी तल के लंबवत बाहर की ओर, E वेक्टर भी बाहर की ओर, यानी कि दोनों के मध्य कोण तो 0 हो गया। तो E a cos थीटा में थीटा तो
0 हो गया, यानी कि cos थीटा तो 1 हो गया। तो फाई परिभाषा से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि अब मैंने इतनी ही r त्रिज्या वाला ही गाउसियन सतह गोले के रूप में कंसीडर कर लिया। r त्रिज्या का गोला ही गाउसियन सतह के रूप में मैंने ले लिया। तो फाई बराबर उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर अपन इससे देखें गाउस के नियम से, तो फाई बराबर इसके अंदर स्थित आवेश बटे एप्सिलॉन 0। तो इसके अंदर आवेश तो पूरा Q हो गया बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दें तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या हो गया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। अभी 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू K हो गई, यानी कि KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया ये। तो गोले के त्रिज्या यानी कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ गई, KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें गोले का आवेश दिया हुआ हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे। अगर गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ हो तो देखो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होती है। तो ये Q, ये 4 पाई, ये आर स्क्वायर, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ हो तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर आवेश दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, E बराबर KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के बारे में आपको बताता हूं। तो बाहर अगर कोई बिंदु है, जैसे यहां बिंदु है, ठीक है, जिसकी दूरी r कैपिटल R से बड़ी है ना, तो उसकी गणना के लिए मैं गाउसियन सतह ऐसी लूंगा जिसकी त्रिज्या r हो, गोलाकार गाउसियन सतह, इसमें आवेश का वितरण सममित है। तो इससे E बराबर गाउसियन सतह का जो फाई आएगा, इस गाउसियन काल्पनिक गाउसियन सतह से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, जो ये इसकी बड़े वाले गोले की त्रिज्या है। दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है, क्योंकि इससे भी इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा, E वेक्टर भी बाहर की ओर है। ठीक है, और गाउसियन नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो Q तो अंदर वाला आवेश तो यही है कैपिटल Q बटे एप्सिलॉन 0। दोनों को बराबर अगर हम कर दें तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो E बराबर क्या आएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। फिर से इसको क्या लिख सकते हो आप, KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को KQ अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप चाहें कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि सिग्मा के रूप में लिखें तो इसको इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखें। आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को लिखें सिग्मा। तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो सिग्मा की टर्म्स में आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और जब पृष्ठ पे था तो ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया था, क्योंकि नीचे वाला स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था तो कट जाता था, और पृष्ठ पे इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा और बाद में घटता जाएगा। पृष्ठ पर कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और धीरे 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 घटता जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। ओके, तो ये हो गया खोखले आवेशित गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर खोखले गोले की जगह ठोस चालक गोला होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में क्या अंतर आता। तो इसका जवाब होगा कोई भी अंतर नहीं आता। उसके पीछे ये रीजन है कि जिस प्रकार खोखले गोले के अंदर आवेश नहीं होता, उसी प्रकार चालक गोले के अंदर भी आवेश नहीं होता। खोखले गोले में आवेश नहीं होने का क्या कारण था कि वहां पे द्रव्यमान नहीं था, और द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं टिक सकता।
और इसका कारण ये है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, जिसके कारण आवेश नहीं टिक पाता। विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है? एक लाइन पढ़ते हैं हम कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कि अंदर जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र को कैंसिल आउट कर देता है और अंदर का जो कुल भाग होता है विद्युत क्षेत्र का वो 0 होता है। और जो अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो अंदर की साइड फाई 0 होगा, और गाउस के नियम से फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, Q 0 है तो फाई 0 है तो फिर Q को 0 होना ही पड़ेगा। मतलब अपन गोले को, चालक गोले को जो भी आवेश देते हैं वो सब उसके पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है, अंदर कोई आवेश ही नहीं रहता। और अगर अंदर कोई आवेश नहीं रहता तो ये बिल्कुल खोखले गोले जैसा हो गया। तो जब भी आपसे समरूप आवेशित ठोस गोला, चालक गोला पूछा जाए तो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही आंसर देगा जो कि किसने दिए थे, खोखले गोले ने, यानी कि आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, सतह पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटे कैपिटल R स्क्वायर होगी, और बाहर स्थित बिंदुओं पर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होगी। अगर सिग्मा के पदों में लिखें तो सतह पर स्थित बिंदुओं के लिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी, और बाहर स्थित बिंदुओं के लिए सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर होगी। तो आप ध्यान रखें, खोखला गोला जिस प्रकार रिजल्ट देता है सेम उसी प्रकार रिजल्ट कौन देता है, चालक ठोस गोला, क्योंकि इसमें आंतरिक भाग में कोई आवेश टिक ही नहीं पाता, जितना आवेश देते हैं वो सब बाहर आ जाता है, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। विद्युत क्षेत्र 0 को एक और तरीके से हम दिखा सकते हैं कि भाई मान लो इसमें बाहरी विद्युत क्षेत्र E लगाया गया, तो बाहरी विद्युत क्षेत्र E लगाया गया तो इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल फील कर लेंगे, क्योंकि ऋणावेश पर बल विपरीत दिशा में लगता है, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन 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 इधर इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे जो खाली जगह बची वहां पे धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। तो इधर प्लस इकट्ठा हुआ, इधर माइनस इकट्ठा हुआ, तो अंदर की तरफ एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र को कट कर देगा, तो अंदर 2 बराबर परिमाण और विपरीत दिशा वाले विद्युत क्षेत्र हैं। तो आंतरिक भाग में कुल विद्युत क्षेत्र 0 है, सतह पर विद्युत क्षेत्र KQ बटे R स्क्वायर है, और बाहर KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर है। ओके, अब हम देखते हैं ठोस कुचालक गोले के कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अलग अलग बिंदुओं से फिर से हमारा मतलब 3 प्रकार के बिंदु हैं, गोले के अंदर, गोले पर और गोले से बाहर। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर टोटल आवेश Q दिया गया है, तो कुचालक में तो जितना आवेश जहां दिया जाता है वहीं रह जाता है। तो समान रूप से अगर आवेशित चालक कुचालक गोला है तो जो Q आवेश है वो इसके पूरे आयतन पर स्थित होगा। इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब आयतन का आवेश Q, तो एकांक आयतन का आवेश क्या हो जाएगा, Q बटे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 3 ऊपर आ गया, तो जो एकांक आयतन का आवेश रो है वो गया 3Q अपॉन 4 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इस चीज को हम यूज करते हुए इसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहले एक आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो स्मॉल r ले लें, जहां r क्या है, कैपिटल R से छोटा है। तो एक गाउसियन गोले की गाउसियन सतह की कल्पना करें जो गोलाकार है और जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो उससे फाई की परिभाषा से फाई कितना निकलेगा, E डॉट ए, ई ए कोस थीटा, थीटा 0 है क्योंकि दोनों एक दिशा में हैं। तो E इंटू ए लिख देता हूं मैं, E तो मुझे निकालना है और A की जगह में क्या लिखूंगा, उस छोटे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। फिर दूसरा अगर हम बात करें गाउस के नियम की, तो उससे फाई बराबर होगा Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0, यानी कि इस अंदर जो हमने छोटा गोला गाउसियन सतह मानी उसके अंदर कितना आवेश है। तो एकांक आयतन का आवेश 3Q अपॉन 4 पाई r क्यूब, तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यही होगा ना, छोटे r त्रिज्या का गोला है तो इसका आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा। तो एकांक आयतन का इतना, तो इतने आयतन का टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, क्योंकि एकांक आयतन का आवेश रो है तो इतने आयतन का आवेश इतना होगा। तो यहां लिख दूंगा मैं 3Q
बटे 4 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो ये तो हो गया क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0। तो देखो 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया, तो 5 का फॉर्मूला क्या हो गया, 5 का मान क्या हो गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ये 5 आया, ये भी 5 आया, दोनों बराबर हैं, तो E निकलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। अब देखो इस आर स्क्वायर से तो ये आर क्यूब का आर स्क्वायर कट गया, आर बच गया, नीचे आ जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे आया तो वो के बन गया। तो फाइनल ई का फॉर्मूला क्या बना, ई बना के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब कैपिटल आर तो फिक्स है, आर अलग आएगा, बस आर बदलता जाएगा। तो बिल्कुल कुचालक गोले के केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ही हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और जब सतह पे पहुंच जाएगा, ये जाता जाता कहां पहुंच जाएगा, सतह पे, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। कैपिटल आर रखते ही क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि ठोस कुचालक गोले की भी पृष्ठ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो चालक गोले की थी या गोलीय कोश की थी, कितनी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यानी कि तीनों ही स्थितियों में ये ऐसा व्यवहार करते हैं पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, जैसे इसका सारा आवेश इनके बिंदु पर केंद्र बिंदु पर रखा हुआ हो। तो केंद्र बिंदु से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर के लिए क्या होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जहां दूरी केंद्र बिंदु से बाहर वाले बिंदु तक की है। ठीक है, और आंतरिक बिंदुओं के लिए फिर अपन को खुद को देखना पड़ता है कि उसको माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ई का फॉर्मूला के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आया, और आप चाहें तो Q की जगह 4 पाई आर क्यूब रो 3 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला कुछ रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 करके आ जाएगा। और आप ये देखें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दें तो पृष्ठ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर बाहर करें तो क्या आएगा, बाहर करें तो ऊपर तो यही आना है, क्योंकि आर त्रिज्या का गोला ले लेंगे हम बाहर वाला, तो ये तो यही आना है, बस 5 बराबर आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्योंकि अभी पूरा आवेश इसके अंदर आ गया। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो यहां से सेम फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप ग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो केंद्र पर, कुचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0, फिर रेखीय रूप से बढ़ेगा और फिर घटते घटते लास्ट में 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर ही होती है, और उसका मान कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम। अपरिमित आवेशित कुचालक परत, पतली परत, जब बिल्कुल पतली होगी तो उसे परत कहेंगे, और मोटी होगी तो पट्टिका कहेंगे। तो अपरिमित आवेशित, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, उससे बिंदु x या x दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो ये अनंत लंबाई और चौड़ाई की है, यानी कि इस बिंदु को मध्य बिंदु पर माना जा सकता है। तो जब इसके विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो उनके ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे और दिशा क्षैतिज हो जाएगी। तो दिशा क्षैतिज है धनावेश के लिए बाहर की ओर और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर। परिमाण की गणना बस करनी है, तो हम इसके लिए एक गाउसियन सतह की कल्पना करेंगे, जो कि एक सिलेंडर होगा, एक बेलन होगा। ठीक है, इस बेलन में 3 प्रकार के पृष्ठ होंगे, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। ठीक है, और ये इसके अंदर जो आवेश होगा, इस गोले, इस बेलन से परिबद्ध आवेश, वो ये वाला आवेश होगा, S क्षेत्रफल का आवेश। मान लेते हैं कि इस गोले का जो पृष्ठ, ये वृत्त भाग का क्षेत्रफल है वो S है, तो यहाँ पे S क्षेत्रफल वाला आवेश ही इस गोले के काल्पनिक गाउसियन सतह के अंदर स्थित है। ठीक है, तो अगर मैं फाई गाउस के नियम से लगाऊं तो आएगा Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0, तो केवल ये वाला भाग ही अंदर है, तो इस भाग का आवेश कितना होगा, एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा है,
तो एस क्षेत्रफल का आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। ये तो गाउस का नियम लग गया। अब जो फ्लक्स की नॉर्मल परिभाषा है फाई बराबर ई डॉट डी ए, यानी कि जो फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास तीनों पृष्ठ के लिए हम ये लगाएंगे। सबसे पहले इसके लिए लगाएं तो ई वेक्टर बाहर, इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर, ठीक है। तो ई ए कोस थीटा, तो ई एस कोस जीरो, तो ई एस हो गया। फिर इसके लिए लगाएं बाई दिशा में स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है ना। तो ये शीट होगी तो इधर के बिंदुओं के लिए इधर होगी वेक्टर की डायरेक्शन, और इसके लेफ्ट में जो बिंदु हैं उनके लिए इधर होगी, और एस वेक्टर भी इधर ही है तो अभी भी कोण 0 डिग्री ही है, तो ई एस कोस जीरो। और फिर ये इसका जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर आएगा ऐसे, और ई वेक्टर इन डायरेक्शन में है तो कोण 90 डिग्री, तो उससे आ जाएगा 0। तो कुल मिला के फाई आया 2ES। दोनों को इक्वल करें तो 2ES की वैल्यू आ गई सिग्मा S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। S से S कट जाएगा तो कुचालक आवेशित परत के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो होगी। ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करती, कितनी भी दूरी पर जाओ, कितने भी पास लाओ, ई वेक्टर हमेशा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो होगा। दिशा परत से दूर की ओर होगी, अगर धनावेशित है और ऋणावेशित है तो परत की ओर होगी। जैसे दाईं साइड कोई बिंदु लिया तो इधर, और बाईं साइड कोई बिंदु लिया तो इधर जब नेगेटिव है, और जब ये पॉजिटिव है तो दाईं साइड के बिंदु के लिए बाहर की ओर, और बाईं साइड के बिंदु के लिए भी इस साइड में बाहर की ओर। तो ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। किसके लिए सही है? ये ओनली अनंत लंबाई चौड़ाई की पट्टिका के लिए, लेकिन कभी कभी ये सीमित लंबाई चौड़ाई की पट्टिका के लिए भी यूज कर लेते हैं अगर जो बिंदु है वो पट्टिका के बिल्कुल नजदीक हो, क्योंकि बिल्कुल नजदीक वाले बिंदु को ये पट्टिका अनंत जैसी फील होगी। बिल्कुल नजदीक वाले बिंदु के लिए सीमित लंबाई चौड़ाई की पट्टिका में भी यह सेम सूत्र लगाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट ई वेक्टर डिराइव करना चाहेंगे अनंत चालक पट्टिका के लिए। अनंत मतलब अनंत लंबाई चौड़ाई वाली चालक पट्टिका। तो पट्टिका मतलब जिसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, चालक है तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, इसलिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया है सिग्मा, और पूरे आयतन में होता है तो रो दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये चालक है, कुचालक होता तो फिर रो का यूज करना पड़ता, पर चालक है इसलिए सिग्मा का यूज करना पड़ेगा। अब हमें x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दिशा तो हमेशा की तरह ऊर्ध्वाधर घटक कटेंगे और क्षैतिज घटक जुड़ेगा। परिमाण निकालना है तो चालक पट्टिका है तो अपन ऐसा करते हैं कि एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसका एक भाग दोनों चालक पट्टिकाओं के बीच में है और एक भाग बाहर है, ठीक है। और ये जो बिंदु है वो बेलन की सतह पर है, ये क्षेत्रफल S है, ये क्षेत्रफल S है। तो जो सिग्मा फाई है गाउस के नियम से, वो गाउस के नियम से फाई हो जाएगा सिग्मा Q इनसाइड बट एप्सिलॉन जीरो। अब अंदर की साइड आवेश कितना है, बस ये क्षेत्रफल का ही आवेश है, तो सिग्मा एकांक पृष्ठ का एकांक क्षेत्रफल का आवेश है, तो इस क्षेत्रफल का आवेश हो जाएगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन जीरो। ये तो गाउस के नियम से आ गया। नॉर्मल फाई की परिभाषा से देखें तो फाई इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा और वक्र पृष्ठ की वजह से भी आएगा। तो इस वाले की वजह से कितना आएगा, ये देखो E बाहर की ओर, ठीक है, E S कोस थीटा जीरो, कोस जीरो है तो कोस जीरो की वैल्यू 1 आ गई, ES आ गया, ठीक है। ये जो वक्र है इसकी वजह से जीरो क्योंकि कोण 90 डिग्री, और इसकी वजह से जीरो क्योंकि दो चालक पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है अगर उन पर समान आवेश हो। तो इस पर Q आवेश है, ये इधर धक्का देगा प्लस E, और इस वाली पट्टिका पर भी Q आवेश है तो ये इधर धक्का देगा। तो दोनों पट्टिकाओं के बीच के भाग में तो विद्युत क्षेत्र जीरो होना ही है ना। तो यहाँ पे जीरो और एक वक्र पृष्ठ की वजह से भी जीरो, तो फाई का मान E इंटू S आया। दोनों को इक्वेट करें तो ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन जीरो, S से S गया
तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, यानी कि चालक पट्टिका से x दूरी पर जो बिंदु होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होती है और ये दूरी पर निर्भर नहीं करती। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि अगर कुल चालक पट्टिका को Q आवेश दिया गया है कैपिटल Q, तो इसमें से Q/2 इधर बटेगा, Q/2 इधर बटेगा, तो इधर आवेश हो जाएगा Q/2a, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/2a, तो फाइनल आंसर आएगा Q/2a एप्सिलॉन 0। और परत होती तो फॉर्मूला लगता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, वहां सिग्मा की वैल्यू होती है Q/a, तो आवेश के पदों में तो दोनों का आंसर Q/2a एप्सिलॉन 0 ही आता है, लेकिन सिग्मा के पदों में वो दिखाई देता है हमें सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्रकार का, और ये दिखाई देता है हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्रकार का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। आपको फिर से लगता है कि किसी डेरिवेशन में कुछ और चेंजेस करना चाहिए, किसी दूसरे तरीके से भी इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।